अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम जो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 की शुरू की हुई थी उसके जो बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं रिव्यू क्वेश्चन उनको देखेंगे। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11.6 तक जो है वो डिस्कस किए थे। आज जो है हम 11.7 से इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो 11.7 की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं अगर हम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है इसको आपने डिस्क्राइब करना है और उसके बाद इनका आपस में क्या रिलेशन है वो आप साथ मेंशन करेंगे। बेटा आपने इसमें जो है लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ जो है लाइन लगाकर, आप लाइन लगाकर लिखना चाहें इसको लाइन लगाकर भी लिख सकते हैं, और अगर जो है आप इसको वैसे लिखना चाहें अलग अलग टॉपिक के तौर पर तो आप जो है सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। ये लाउडनेस की डेफिनेशन उसकी जगह पर आ जाएगी और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसकी डेफिनेशन। बेसिकली लाउडनेस जो है हमें आवाज़ की बुलंदी को कहते हैं, आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड है, हाई है, उसको हम लाउडनेस कहते हैं। और जो आपकी इंटेंसिटी होती है ये एनर्जी होती है जो साउंड जो है यूनिट एरिया में से जो पास करती है, ये साउंड की फॉर्म के अंदर जितनी एनर्जी पास होती है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आवाज़ जितनी ज़्यादा लाउड होगी उतना ज़्यादा ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या ज़्यादा इंटेंसिटी वाली आवाज़ें जो हैं वो लाउड होती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की इंटेंसिटी कम है, इसलिए इसमें एनर्जी भी या लाउडनेस कम है। और अगर हम जो है एक जो बम ब्लास्ट देखते हैं तो उसमें आपको अक्सर जो टीवी में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं तो धमाके की आवाज़ की वजह से दूर दूर जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो खिड़कियों के शीशे वगैरह टूट जाते हैं, इवन के उनमें दरारें भी आ जाती हैं। तो साउंड जो की इंटेंसिटी और लाउडनेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ज़्यादा लाउड आवाज़ की, और कम इंटेंसिटी होगी जो आपकी लो आवाज़ होगी या जिसकी आवाज़ की जो लाउडनेस कम होगी। तो इसके आंसर में आपने 11.7 के दोनों की डेफिनेशंस लिख देनी है। इसके बाद जो है आप इनका जो है आपस में जो रिलेशनशिप है दोनों का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे कि जो इंटेंसिटी और लाउडनेस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 11.8, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। तो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, आपको अगर याद हो पेज नंबर आपका है 22, पेज नंबर 22 के ऊपर हमने लाउडनेस और इसके ऊपर जो फैक्टर जिन फैक्टर्स के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है वो पढ़े थे। इनमें सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास आता था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लाउडनेस के ऊपर डायरेक्ट असर करती है। एम्पलीट्यूड जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा था एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा है, जैसे कि एक बड़ा डोल जो है उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है बनिस्बत छोटी ढोलक के, तो उसकी जो है लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होंगे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ से जिस बॉडी से आवाज़ क्रिएट हो रही है आपको उतनी ही कम आवाज़ सुनाई देगी। जैसा कि अगर किसी जगह पर कोई कह लें कि कुछ टीचर आपके जैसे लेक्चर देते हैं तो जो बच्चे फ्रंट पे बैठे होते हैं उनको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है बनिस्बत उन बच्चों के जो लास्ट के ऊपर बैक बेंचेस के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 11.8 है इसका आंसर जो है पेज नंबर 22 के ऊपर है। तो वहाँ से जो लाउडनेस की डेफिनेशन भी साथ आप कर लीजिएगा और फैक्टर जो तीनों हैं आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये जो 11.8 क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 11.9 क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की डेफिनेशन बेटा आप लिखेंगे पेज नंबर 24 के ऊपर, ये आपका टॉपिक है। और नीचे आगे जाकर इसके आपको जो है उसने 2 यूनिट भी बताए हैं इंटेंसिटी लेवल के, एक बेल है और दूसरा डेसिबल है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो है इसके लेवल की डेफिनेशन में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड।
तो आपका ये पेज नंबर 24 और 25 जो है उसके ऊपर है। आगे यूनिट्स नीचे दो बताए हैं इसके आपको, एक बेल और एक डेसिबल। बेल बड़ा यूनिट होता है, डेसिबल छोटा यूनिट होता है। एक बेल के अंदर 10 डेसिबल्स होते हैं। तो ये भी आपने साथ उसी जो पेज नंबर 24 और 25 है वहाँ पर ये मेंशन है, तो वहाँ से इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद जो है 11.10 आपका आ जाएगा। इसके अंदर जो है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाई डू वी यूज़ लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी। लाउडनेस का यूनिट क्या है और साउंड इंटेंसिटी के लिए हम जो है वो लॉगरिथम जो है उसको या लॉगरिथम स्केल जो है उसको यूज़ क्यों करते हैं। तो इसमें आप जो है लाउडनेस का यूनिट आपके पास जो आएगा वो इंटेंसिटी के जो यूनिट हैं वाट पर मीटर स्केल में आप उसको लेंगे। और जो लॉगरिथम स्केल जो है इसका अभी वहाँ पर मेंशन है आपका पेज नंबर 24 के अंदर, कि जो आपकी जो ये लाउडनेस हम स्केल के अंदर जो लॉगरिथम स्केल इसलिए यूज़ करते हैं कि इंटेंसिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेंज के अंदर होती हैं। 10 की पावर में ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है, 10⁻⁻12 से आप शुरू होते हैं। तो इसलिए इन स्केल को जो हम लॉग की मदद से आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए या इसको जो है लिखने के लिए फिर हमें लॉगरिथम स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11.11 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। पिच और जो फ्रीक्वेंसी है इनका आपस में क्या डिफरेंस है। पिच जो है आपकी ये स्टैटिक्स ऑफ साउंड है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये पिच आवाज़ की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम जो है दो आवाज़ों के दरमियान, जो कि एक जो है बारीक और एक भारी आवाज़ के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन हो साउंड वेव्स की उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पिच और फ्रीक्वेंसी की अलग अलग आपने डेफिनेशन लिख देनी है। और पिच और फ्रीक्वेंसी जो है आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, ये आपका पेज नंबर 23 के ऊपर ये रिलेशन भी लिखा हुआ है, जहाँ पर पिच की डेफिनेशन है उसके नीचे ही साथ मेंशन किया हुआ है। तो पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही लो या उतनी ही कम जो है आपकी पिच भी होगी। तो इसका जो है 11.11 का आपने पहले डिफरेंस दोनों का लिखना है। पिच की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी ये चैप्टर में हमने की है पेज नंबर 23 के ऊपर, वो वाली डेफिनेशन लिख देंगे। पिच इज़ द स्टैटिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। और फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इनका जो आपस में रिलेशन है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। आप लिखेंगे पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी मीन्स अ लो पिच। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन 11.12 आ जाएगा। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। जैसे आपने लाउडनेस वाले टॉपिक में देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है जितना ज़्यादा होगा आवाज़ की लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसको हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की वजह से पिच के ऊपर साउंड की क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो आपकी पिच भी कम हो जाएगी। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपका 11.12, दो पार्ट के ऊपर है। पहले पार्ट में एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का आपस में क्या रिलेशन है या किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करते हैं जो चेंज इन एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को हम कम करते जाएंगे तो साउंड की लाउडनेस भी कम होती जाएगी, और अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी। दूसरा जो है इसमें पिच और फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाई करेंगे तो पिच भी हाई हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को हम लो करेंगे तो आपकी साउंड की जो पिच है वो भी लो हो जाएगी।
इसके बाद जो है आपका 11.13 क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ द पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज व्हाट आर द चेंजिंग इन द फॉलोइंग। ये जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है या एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है। तो अगर हम पिच को बढ़ाएं तो इस इन जो नीचे फॉलोइंग दिए हैं उसने 4 ऑप्शन, इनके अंदर क्या चेंज आएगा। नंबर 1 पे है फ्रीक्वेंसी, पिच बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हमने पेज नंबर 23 के ऊपर देखा था कि हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच भी साथ बढ़ेगी, तो पिच को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ जो है अगर हम देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आपने वेव इक्वेशन देखी, v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ लेमडा दोनों एक साइड पे हैं, एफ जो है फ्रीक्वेंसी के लिए, लेमडा वेवलेंथ के लिए। अगर हम लेमडा को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि वेवलेंथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो फिर आपकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। अब पिच को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी, तो जिसकी वजह से वेवलेंथ भी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग द पिच विल बी डिक्रीज़ इन वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी को और पिच को बढ़ाने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट जो है वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी आपने वही वेव इक्वेशन को दोबारा ज़हन में लाएंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा। अब फ्रीक्वेंसी जो है पिच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम पिच को बढ़ाएंगे इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जो थर्ड वाला है आपका ऑप्शन वेव वेलोसिटी वाला, तो इसका भी यही आएगा, इफ़ वी इंक्रीज़ द पिच ऑफ साउंड इट विल आल्सो इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो लास्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का जो है पिच के साथ जो यही कोई रिलेशन नहीं आएगा, पिच बढ़ा का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपका 11.14 क्वेश्चन अगर देखें, इफ़ वी क्लैप अ स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग while standing at a particular distance we re-hear our sound after some time, can you explain how does this happen। इसमें बेटा आप इको वाला लिखेंगे कि जब हम किसी दीवार के सामने खड़े होकर जो है क्लैप करें या फिर बोलें तो हमें अपनी आवाज़ जो है दोबारा सुनाई दे, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे इफ़ वी हैव अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 17 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ 0.1 सेकेंड एटलीस्ट, तो फिर आपको जो है ये आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इसके आंसर को दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिस तरीके से आपने लिखना है। 11.14 को आप लिखेंगे इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अस या बिटवीन मी वी है तो अस कर लें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड वॉल इज़ at least 17 meter and the time duration of our sound and reflected sound is greater than 0.1 second, then we can hear our sound again, we can rehear our sound due to echo or reflection. This phenomena is called reflection of sound। तो 11.14 कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो है वो कंडीशन वाला जो टॉपिक हमने देखा था जिसमें हम जो है वो इको मेथड को डिस्कस करते हैं, टू लर्न अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड, जो पेज नंबर 28 के ऊपर है आपका, वहाँ पर जो है इसको लिखा गया है। इसकी हेल्प जो है आप पेज नंबर 26 से भी ले सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन पर्टिकुलर डिस्टेंस बताया तो एटलीस्ट 17 मीटर और टाइम ड्यूरेशन जो है 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो, तो फिर हम अपनी आवाज़ को दोबारा सुन सकते हैं। इसके बाद 11.15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल, एक्सप्लेन। आइडियल फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक जो हमने देखा था, पेज नंबर आपका आएगा 30 या 31 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है। तो वहाँ पर इसकी आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमें बताई थी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक जो है ये आइडियल फ्रीक्वेंसी ये है आपकी, यानी कि हम जो ऐसी आवाज़ों को सुन सकते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक हो। सेकंड जो इसका पार्ट है इसमें डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे यस द रेंज ऑफ आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज चेंजेस विद द एज।
जैसे कि हमने देखा था इस टॉपिक के अंदर, पेज नंबर जो 30 के ऊपर है, जो ओल्ड पीपल होते हैं या बूढ़े लोग जो होते हैं जिनकी उम्र बढ़ जाती है, मोस्टली जो है आपके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनकी एज से लेकर 40 ईयर्स तक या 35 ईयर्स तक जो है यही रेंज रहती है। बाद लोगों की जल्दी चेंज हो जाती है, एक कान के अंदर कोई डिफेक्ट अगर पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर ये एज के साथ साथ जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कम होती जाती है। बूढ़े लोगों को ज़्यादातर 15,000 हर्ट्ज़ तक जी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं, या फिर 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा उनकी जो लो रेंज है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप लिखेंगे येस दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल, ओल्ड पीपल कैन हियर द एज अप टू 50,000 हर्ट्ज़। तो आपने ये पेज नंबर जो है 30 के ऊपर इसके लास्ट पे ये ओल्ड एज वाला भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी वहाँ से करनी है, रेंज भी वहाँ पर 20 to 20,000 किलो हर्ट्ज़ लिखी हुई है। एक्सप्लेन दैट द नॉइज़ इज़ नॉइजीनेस। इसके आप आंसर में जो है आपका जो टॉपिक हमने देखा था 11.16 क्वेश्चन है आपका 11.5 टॉपिक है पेज नंबर 28 के ऊपर, वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन लिखा हुआ है। तो इसके आप जो है पैराग्राफ, जो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके मिड से शुरू करेंगे, जहाँ से नॉइज़ की डेफिनेशन है, साउंड विच हैज़ जेयरिंग एंड अनप्लेजेंट नॉइज़ की डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर आप जो है सेकंड पैराग्राफ जो पेज नंबर 29 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो इसमें सारा जो है वो आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.16 का आंसर आप पेज नंबर 29 के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है जहाँ से नॉइज़ की डेफिनेशन, पहले आप नॉइज़ की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें नॉइज़ के बैड इफ़ेक्ट आपके ऊपर जो बताए गए हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के मतलब बताया गया है, वो वाला पैराग्राफ कोट करेंगे। इसके बाद आपके पास जो है 11.17 क्वेश्चन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। ये भी पेज नंबर 29 के ऊपर है। इक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस बयान की गई है। कहीं पर हमें जो है पोरस मटेरियल यूज़ करना पड़ते हैं ताकि हम जो है अपनी जो आवाज़ है उसके लेवल को कम कर सकें, और कहीं पर जो है हमें हार्ड मटेरियल, रिजिड मटेरियल, ताकि ज़्यादा जो है रिफ्लेक्शन हो आवाज़ की, आवाज़ अच्छे तरीके से पूरे हॉल के अंदर या जितने लोग मौजूद हों उन तक पहुंच जाए। तो वो वाला टॉपिक जो है पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 के ऊपर, वहाँ पर जो है ये आप एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है इसको बयान करेंगे। दोनों करनी है आपने, जहाँ पर हमें पोरस मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होते हैं, जहाँ पर हमने आवाज़ के लेवल को कम करना होता है, वो वाला पार्ट भी मेंशन करेंगे। और लेक्चर थिएटर्स में या क्लासरूम में या हॉल्स के अंदर जहाँ पर हमें आवाज़ को बढ़ाना होता है, वहाँ पर हम हार्ड या रिजिड मटेरियल यूज़ करते हैं, बोर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो वाला भी साथ आप इसके मेंशन करेंगे, दोनों आप साथ लिख देंगे। इसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 11.18 व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसन। पेज नंबर 31 के ऊपर आप अल्ट्रासाउंड के यूजेस देखेंगे, वहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 आएगा आपका यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में, वहाँ पर लिखा हुआ है इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, तो ये वाला सारा पोर्शन लिखेंगे। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 और 5 जिसके अंदर जो है आपके जो रिमूव ब्लड क्लॉट्स वगैरह, वो वाला पार्ट भी मेडिकल फील्ड के अंदर आता है या मेडिसिन के अंदर आता है। और उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड को डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, वो 3 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो है पेज नंबर आपका 32 के ऊपर जो है जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वो वाला भी इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है 11.18, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो आपने इसके ये 4 पॉइंट लिखने हैं। कुछ बच्चे सिर्फ ये मेडिकल फील्ड वाला जो पॉइंट नंबर आपका ये यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में है 3 इन मेडिकल फील्ड, ये वाला सिर्फ मेंशन कर देते हैं। आपने बेटा इसके 4 पॉइंट हैं इस टॉपिक के अंदर, या यूजेस 4 यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, वो चारों लिखने हैं। एक जो पॉइंट नंबर 3 है मेडिकल फील्ड के अंदर जो है यूजेस ट्यूमर टिश्यूज़ वगैरह इनको देखने के लिए, उनके डायग्नोसिस या उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो इसके नीचे था 4th पॉइंट है ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम आर्टरीज, उधर से उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और 5th जो आपका पॉइंट है थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। ये 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है लास्ट के ऊपर पेज नंबर 32 के ऊपर है जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन बी डिस्ट्रॉय,
बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये चारों पॉइंट्स आपने लिखने हैं, चाहे ये 2 नंबर में आ जाए, चाहे आपको 5 नंबर में आ जाए। ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो वो साथ अक्सर मेंशन कर देते हैं, राइट ओनली 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड या इन मेडिसिन। तो वहाँ पर आप ये 2 मेंशन किया हो तो फिर 2 पॉइंट्स लिख देंगे, अगर मेंशन नहीं किया तो आप फिर चारों पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। तो बेटा ये थे आपके रिव्यू क्वेश्चंस। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी भी इनमें किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आए या कुछ क्वेश्चन आपको मिल ना रहा हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।